नमस्ते। मैं एडवोकेट पूजा मधोतिया फिर से एक नई रूलिंग और एक नई जानकारी के साथ आपके सामने पेश हुई हूँ। इसमें एक नई रूलिंग है जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम फैसले पर सुनाई है और कहीं ना कहीं यह काफ़ी मुद्दों पर आपके लिए लाभकारी भी है और इसने काफ़ी दिशा निर्देशों को भी चेंज किया है। जान लेते हैं मैटर क्या था। मैटर था आपका गुजारा भत्ते का। ये पति पत्नी के बीच हो सकता है, बच्चे के लिए पेरेंट्स के थ्रू हो सकता है और पेरेंट्स के लिए बच्चों के थ्रू हो सकता है। गुजारा भत्ता किसी के भी बीच जितनी भी सीमाएं हैं उन सब में ये फैसला आपका काम आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले में गुजारा भत्ता के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। फैसले का मुख्य बिंदु क्या है वो जान लेते हैं। मुख्य बिंदु है आवेदन की तिथि से भत्ता चालू होना, यानी कि आप जब आवेदन तिथि करेंगे। आइए जान लेते हैं फैसले का मुख्य बिंदु क्या है। मुख्य बिंदु है आवेदन की तिथि से भत्ता मिलना, यानी कि आपने जैसे ही केस फाइल किया है गुजारा भत्ते से रिलेटेड, आपका जब भी निर्णय आएगा, चाहे वो 2 साल में आए, 4 साल में आए, 6 साल में आए, लेकिन आपका गुजारा भत्ता जो शुरुआत होगी उसकी, उस अमाउंट की, वो जब आपने केस फाइल किया था वो तभी से माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि गुजारा भत्ता आवेदन दाखिल करने की तिथि से ही देय होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर ये एक अमेंडमेंट किया है इस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने कि गुजारा भत्ता आवेदन दाखिल करने की तिथि से ही देय होगा, ना कि अदालत के आदेश करने की तारीख से, ना कि ऑर्डर करने की और डिसीजन देने की तारीख से। ये मामले का नाम जान लेते हैं। इस केस का नाम है रजनीश बनाम नेहा, जो कि 2021 का यह मामला है। इसमें अब हम आते हैं यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है। कुछ बिंदुओं पर नज़र डाल के ये देख लेते हैं कि ये किस किस मैटर में ये फैसला महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। देरी से सुरक्षा, यानी कि न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले समय से आवेदक को वित्तीय नुकसान नहीं होगा, यानी कि आपके अगर 4 साल 6 साल निकल जाते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा। आपको एक जब से वो आपने आवेदन डाला था, यानी कि आपने केस फाइल किया था, तब से वो एक अमाउंट पूरा जो आपका इकट्ठा हो जाता है ऑर्डर देने तक, जो न्यायालय ऑर्डर देता है उस डिसीजन का, वहाँ तक का वो पूरा आपको मिलेगा। समानता, यानी कि सभी अदालतों में एक समान प्रक्रिया लागू होगी। ये नहीं होगा, पहले ये इनहेरेंट पावर में आता था, यानी कि इनहेरेंट पावर आपकी आती है सेक्शन 125 में सीपीसी के थ्रू सिविल केसेस में, और मेंटेनेंस से रिलेटेड सारे केसेस सिविल केसेस में आते हैं। तो इसमें इनहेरेंट पावर के थ्रू अदालतों को ये अपना एक इनहेरेंटली उनके पास पावर थी कि वो या तो आवेदन दाखिल करने के समय से उस गुजारे भत्ते को दे सकते थे, ऑर्डर में पारित कर सकते थे आदेश, या जब ऑर्डर वो दे रहे हैं, डिसीजन आ रहा है, उस तारीख से उस गुजारे भत्ते को पारित कर सकते थे। लेकिन अब सभी में समानता का रूप देखा जाएगा। सारी अदालतों में सुप्रीम कोर्ट का ये अहम फैसला है कि सारी अदालतों में एक समान प्रक्रिया लागू होगी, जिससे न्याय प्रणाली में एक रूपता आएगी। सामाजिक न्याय के तौर पर देखें तो आश्रित पति हो या पत्नी हो या बच्चे हों या माँ बाप हों, उन सभी को निराश्रितता से बचाने का महत्वपूर्ण उपाय है। कहीं कहीं हमने देखा है कि पत्नी बहुत ही योग्य होती है और वो कमाऊ होती है, उसका कहीं ना कहीं से कमाने का स्रोत होता है, लेकिन पति वहाँ पे कमज़ोर होता है, उसकी कोई कमाई नहीं होती, वो उस योग्य नहीं होता कि वो कुछ कमा सके, या तो वो विकलांग हो या जो भी कुछ उसका ऐसा रीज़न रहा हो, तो वहाँ पर पति अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता ले सकता है, वेतन ले सकता है। वहाँ पर भी ये सारे कानून लागू होंगे। केस की पृष्ठभूमि क्या है, थोड़ा सा इस पर नजर डाल लेते हैं। नेहा इस केस में, जो रजनीश बनाम नेहा है, इस केस में नेहा ने अपने बेटे के जन्म के बाद जनवरी 2013 में वैवाहिक जीवन जो है उसको समाप्त किया और घर छोड़ दिया। उन्होंने खुद और अपने बच्चे के लिए धारा 125 सीआरपीसी, जो कि मेंटेनेंस की धारा है, के तहत गुजारा भत्ता के लिए आवेदन किया। सितंबर 2013 में नेहा द्वारा गुजारा भत्ता का आवेदन किया गया। अगस्त 2015 में फैमिली कोर्ट ने अंतरिम भत्ता मंजूर किया, यानी कि 2 साल बाद। अगस्त 2018 में हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पूरे 5 साल हो गए। नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला इसी केस पर आया। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश क्या हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट जान लेते हैं। संपत्ति प्रकटीकरण
शपथ पत्र, यानी कि अब दोनों पक्षों को अपनी संपत्ति, आय, खर्च और देनदारियों का विस्तृत रूप से शपथ पत्र दाखिल करना होगा। एफिडेविट के साथ अपनी सारी आय, अपने आय के स्रोत के बारे में एक ब्यौरा कोर्ट को देना होगा। एकाधिक कानून के तहत दावे, यानी कि हम मेंटेनेंस का दावा हम बहुत अलग अलग धाराओं में कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि हम सीआरपीसी में कर सकते हैं 125 के थ्रू, हम हिंदू मैरिज एक्ट में कर सकते हैं सेक्शन 24 में कर सकते हैं इंटरिम ऑर्डर के लिए, अंतरिम आदेश के लिए। हम सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में भी कर सकते हैं। हम सेक्शन 20 में आपका 20 आपका आता है डोमेस्टिक वायलेंस में, हम उसमें भी गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। लेकिन अब जो इस दिशा निर्देशों के तहत जो एक कानून और पारित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो ये है कि एकाधिक कानूनों के तहत दावा आप डाल सकते हैं, यानी कि अलग अलग कानूनों के तहत दिए गए भत्ते का समायोजन किया जाएगा। यानी कि अगर आपने 4-5 धाराओं में अलग अलग एक्ट में जाके अपना मेंटेनेंस का दावा डाल रखा है, तो उन सबको समायोजित किया जाएगा और एक जगह जाकर आपको गुजारा भत्ता मिलेगा, सब एक्ट्स में अलग अलग नहीं मिलेगा। भुगतान विधि क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के माध्यम से भुगतान का निर्देश किया जाएगा। आप कैश से भुगतान अब नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के माध्यम से इसलिए किया गया है ताकि इसका एक प्रूफ बना रहे, एविडेंस आपके सामने रहे। न्यायालयों को 6 महीने के भीतर गुजारा भत्ता आवेदनों का निपटारा करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक सख्त ऑर्डर या निर्देश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अवर न्यायालयों को, यानी कि उनसे छोटी न्यायालयों को। गुजारा भत्ता राशि निर्धारित करने के मापदंड क्या होंगे, वो जान लेते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया है कि भत्ते की राशि निर्धारित करने के लिए कोई एक रूप फॉर्मूला नहीं होगा, यानी कि इसके लिए निम्न मापदंड देखे जा सकते हैं। 2-3 मापदंड, 2-3 प्रिंसिपल्स सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं कि उनमें से किसी को भी कोई भी न्यायालय, कोई भी कोर्ट फॉलो कर सकता है। जैसे कि पक्षों की सामाजिक स्थिति और जीवन शैली, यानी कि दोनों पक्षों की, गुजारा भत्ता देने वाले की और गुजारा भत्ता लेने वाले की, दोनों पक्षों की सामाजिक स्थिति देखी जा सकती है और उनकी जीवन शैली की प्रक्रिया क्या है, उनका लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, लाइफ स्टेटस क्या है, ये देखा जा सकता है। सोशल स्टेटस एंड लाइफ स्टैंडर्ड। दोनों पक्षों की आय और संपत्ति देखी जाएगी, यानी कि अगर पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग रही है तो ये देखा जाएगा कि पत्नी कितनी योग्य है, क्या वह कमा सकती है, क्या वह कमा रही है या उसका कोई आय का स्रोत है, और कितना है, कितना % है, क्या इतना है कि वो अपना खर्चा खुद उठा सकती है, या उसके पास बच्चा है तो उसका भी उठा सकती है, या फिर उसकी आय के स्रोत से उसका और उसके बच्चे का, या अगर बच्चा नहीं है तो सिर्फ उसका एक पूरा जीवन यापन जैसे चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है, तो उस % में, उस रेशियो में आके पति से वो गुजारा भत्ता ले सकती है। आश्रितों की संख्या और उनकी ज़रूरतें क्या हैं, यानी कि जो गुजारा भत्ते की मांग कर रहे हैं उनकी संख्याएं क्या हैं और उनकी ज़रूरतें क्या हैं। अब आते हैं आदेश लागू करने के उपाय क्या हैं। यदि गुजारा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाता है तो अदालत किन निर्णयों पर पहुंच सकती है। अगर गुजारा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाता है तो अदालत निम्न आदेश भी दे सकती है। वेतन कुर्की का आदेश दे सकती है, यानी कि नियोजित पति या पत्नी के वेतन या भत्ते की कुर्की हो जाएगी। उसमें आपकी जो सैलरी अकाउंट में आएगी उसको डायरेक्टली कुर्क करके वहाँ से आपका जितना % का ऑर्डर दिया गया है न्यायालय के थ्रू वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा आप जो गुजारा भत्ता की मांग कर रहा है उसके अकाउंट में। संपत्ति की कुर्की की जा सकती है, पति या पत्नी की संपत्ति की कुर्की हो जाएगी। सिविल हिरासत, अगर ये दोनों तरीके अगर नहीं अदालत अपना पा रही है तो आपको सिविल हिरासत में लिया जा सकता है। अंतिम उपाय ये माना गया है कि अंतिम उपाय के रूप में सिविल हिरासत का आदेश भी दिया जा सकता है। सिविल हिरासत और क्रिमिनल हिरासत में क्या अंतर है, हल्का सा बता देती हूँ। सिविल हिरासत आपका बहुत सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है और क्रिमिनल तो सिंपल भी होता है, आपका रैगुरस भी होता है, वो थोड़ा टफ होता है। भारत में गुजारा भत्ता के कानूनी प्रावधान क्या हैं। भारत में विभिन्न कानूनों के अंतर्गत गुजारा भत्ता का प्रावधान है, यानी कि जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि 4-5 एक्ट और सेक्शंस मिलके आपको गुजारा भत्ता की रास्ते खोलते हैं। जैसे कि एक CRPC में धारा है 125 जिसमें पति
पत्नी, बच्चे और माता पिता के भरण पोषण के लिए आवेदन दाखिल किया जा सकता है। एक आता है आपका हिंदू विवाह अधिनियम। इसमें धारा 24 में इंटरिम ऑर्डर के लिए हम कह सकते हैं, इंटरिम ऑर्डर यानी कि जब आपने दावा दाखिल किया है मेंटेनेंस का, तो जब जाके वो ऑर्डर आएगा तब तक के लिए खर्चा कहाँ से चलेगा, उसको कहते हैं इंटरिम ऑर्डर। तो उस बीच के लिए एक धनराशि फाइनल करना इंटरिम ऑर्डर आता है, जिसमें आवेदन डाला जाता है धारा 124 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू। एक वो हो गया। एक आपका धारा 25 हो गया जो हिंदू मैरिज एक्ट का है, ये भी, जिसमें आवेदन डाला जाता है गुजारा भत्ता के लिए, जो कि स्थायी गुजारा भत्ता कहा जाता है जिसको। घरेलू हिंसा अधिनियम यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है, इसमें धारा 20 में, जो मैंने आपको पहले भी बताया, सेक्शन 20 के तहत गुजारा भत्ता का प्रावधान है। विशेष विवाह अधिनियम जो है, स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें सेक्शन 36 और 37 के तहत अंतरिम और स्थायी गुजारा भत्ता होता है। 36 में अंतरिम होता है, इंटरिम ऑर्डर, जब तक केस चलेगा तब तक के लिए उसमें ऑर्डर हो जाएगा गुजारा भत्ता का। और 37 में आता है आपका फाइनल मेंटेनेंस। न्याय की नई दिशा इस केस से निकल के आई, देश बनाम नेहा से ही। इस ऐतिहासिक फैसले ने हजारों आश्रित पति पत्नियों और बच्चों और माता पिता के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की है। कानूनी देरी के कारण अब कोई भी आर्थिक कठिनाई का शिकार नहीं हो पाएगा। अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, आपको इससे कोई हेल्प होगी, कोई प्रॉफिट होगा लाइफ में, या आपके जानने वालों की लाइफ में कोई ना कोई अगर ऐसा कुछ मैटर चल रहा है तो उनके लिए कुछ बेनिफिशियल होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर भी करें उन सभी के साथ में जो मेंटेनेंस रिलेटेड किसी केस से जूझ रहे हो, ताकि उनको कुछ समझ आए, उनकी आगे की डिसीजंस में ये काम आए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं अपडेट कराती रहूँ ऐसी ही नई रूलिंग से, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अहम रूलिंग होती हैं, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके जीवन शैली में, आपके ज्ञान में सम्मिलित होना उसका बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से जितना हो सकता है इसको शेयर करें, ताकि सबको नॉलेज शेयर हो सके। धन्यवाद।